स्वागत है अपने YouTube चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये वीडियो है और ये 10th वालों के लिए स्पेशली है। वैसे तो ये जीके हैं तो लगभग सबके काम आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है सिर्फ 10th वालों के लिए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम है वो आगे है सर पे। और इस तरह से मैंने ये PDF बनाई है जिसमें अति लघुरात्मक टाइप के वेरी मोस्ट शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैंने यहाँ पे इस PDF में आपके सामने प्रेजेंट करवा रहा हूँ। और इसको आप क्या करना है, डाउनलोड करना है और प्रिंट कर लीजिए और इसको याद कर लेना है। वैसे तो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बता रहा हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं क्यों इम्पोर्टेंट हैं और उसको समझा भी दूँगा। अगर आप इसी वीडियो समझेंगे तो आपको बहुत बेहतर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप याद करना चाह रहे हो अगर वीडियो देखोगे तो वो याद करने के लिए आपको अलग से टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको ये याद करवा दूँगा। लेकिन अगर आप टाइम कम है तो आप इसको PDF में डाउनलोड कर लें। और ये वीडियो उन सब 10th के बॉयज़ और गर्ल्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो तैयारी कर रहे हैं और ये अपने जो सिलेबस कम हुआ है कोरोना की वजह से, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जोड़े हैं। तो ये ज़रूर और ज़रूर शेयर करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आगे बढ़ाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैनल और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट लेसन है यहाँ पे, तो है अध्याय फर्स्ट है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उसको यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो ध्यान देना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चर्चा कर रहे हैं तो इसके लिए आप ध्यान रखें, इसको आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो पहला अपना क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहला अपना क्वेश्चन है वो आप देखें कि मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त। कौन है? चंद्रगुप्त है। इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में छोटे प्रश्न है ना आएंगे, क्योंकि अब की बार आपकी स्टार्टिंग के 20 नंबर के, यानी पहले अभिशब्द में क्वेश्चन आएंगे 10 के और इसके बाद वन लाइनर और कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है और खाली जगह वाले वो आएंगे। तो 20 नंबर के आपके क्वेश्चंस तो इजीली आपको करने हैं, क्योंकि ये इसमें से आपको मिल जाएंगे और मैं प्रयास करता हूँ कि ये चीज़ आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो दूसरा प्रश्न हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा देखिए, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था और उसकी पुस्तक का क्या नाम है। तो इसको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त के दरबार में, उसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखने हैं, वैसे आप ये ध्यान रखना है कि जो इसमें जो PDF में जैसे आप देख रहे हैं नाम थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो ये ऐसे हुआ है कि मैंने बना तो दी PDF सही, लेकिन इसको वापस PDF फॉर्मेट में चेंज किया तो इसका जो फॉन्ट है यानी जो वर्ड है वो थोड़े से बदल गए हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको ये कहा है कि आप PDF डाउनलोड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इससे बेहतर अगर आप ये वीडियो मेरे साथ पढ़ें और समझें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो देखें, दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक की 2 उपाधियाँ कौन कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी, एग्जाम में आया हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट 4 है, सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म है वो ग्रहण किया था। तो बौद्ध धर्म, आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म है सम्राट अशोक ने ग्रहण किया था। और ये पिछली बार या उससे पिछली बार ये प्रश्न आया हुआ है कि धर्म क्या है। तो अशोक ने, आपको ध्यान रखना है कि सम्राट अशोक ने मनुष्यों की नैतिक उन्नति के लिए, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अशोक ने मनुष्यों की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हीं को धर्म कहा जाता है। तो नैतिक उद्देश्यों का यानी नैतिक कर्तव्य का पालन करने के लिए उन्होंने कहा। आगे देखिए, अशोक के अभिलेखों, यहाँ पे आप ध्यान रखना है अभिलेखों हैं। अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई। तो आप ध्यान रखें जेम्स प्रिसेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट ये बनता है, इसको ध्यान रखना है। जेम्स प्रिसेप्स ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि गुप्त स्वंद किसने चलाया था। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त ने, और ये चलाया था 319 ईस्वी में। नेक्स्ट देखें, विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। नेक्स्ट आपको देखना है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है। ये है, तो आपको ध्यान रखना है कुमार महेंद्रादित्य नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आप जो बता रहा हूँ कि गुप्त राजवंश की राजकीय भाषा कौन सी थी। तो संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। और हर्षवर्धन कब राज सिंहासन पर बैठा? 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, महाराजाधिराज, ये इंपॉर्टेंट बनता है। और हर्षवर्धन के द्वारा ये पुस्तक आई हुई है, आप वापस ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन के द्वारा
कौन से 2 नाटकों को रचा गया? तो नागानंद और रत्नावली। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हैंशांग। कौन सा आया था? हैंशांग, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको देखना है हर्ष चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किस विद्वान ने की थी? बाणभट्ट ने। नेक्स्ट है किस वंश को कला और साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? किस वंश को? तो गुप्त काल। कला और साहित्य में बहुत ही उन्नति की थी, इस वजह से इसको स्वर्ण काल माना जाता है। कालिदास द्वारा रचित ग्रंथों के नाम? तो अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम, ये 2 महत्वपूर्ण हैं जो कालिदास के द्वारा रचे गए। और ये प्रश्न आया था पहले, तो वापस ध्यान रखना है। गुप्त काल में धातु कला का एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण आपको बताना है, दिल्ली में स्थित नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की जो तांबे की मूर्ति है वो उस समय की बनी हुई और आज भी वो गुप्त काल के समय की बनी हुई धातु कला का उदाहरण आज भी देखने को बनता है, यानी आज भी वो उसकी कला का उदाहरण है। फिर अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बताइए? तो ब्रह्मदत्त। तो इस तरह से अपने पहले पार्ट से मैंने 20 क्वेश्चन बनाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे, ये मैं कहता हूँ। अब नेक्स्ट जो सेकंड लेसन है, दूसरा लेसन है, वो है संघर्षकालीन भारत, और ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे 1266 से लेकर 1757 ईस्वी तक के समय को यहाँ पे देखेंगे। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और पहले बता देता हूँ ये आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप पहले से इसको रेडी कर लें। इसलिए मैंने सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाया है ताकि आपके एसएस में बिल्कुल नो डाउट अच्छे नंबर आए। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको ये बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ तो लोगे, वैसे बढ़िया है, लेकिन बुक्स भी तो है ही, आप कितना पढ़ते हो। तो ये जो समझा रहा हूँ जो मैं, अगर आप ये वीडियो, चलो कुछ बात नहीं, अगर आप 20-25 मिनट हो भी जाते, अगर आपने देख लिया तो आपके नंबर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो देखिए नेक्स्ट है, गुलाम वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आपको ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाबर ने अपनी पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी? क्या नाम था? तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम था बाबरनामा या तुजुके बाबरी भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो वर्ड है इसको थोड़ा चेंज हो गया है। तो ग्रांड ट्रंक रोड किस शासक ने बनाई थी? ग्रांड ट्रंक रोड किस शासक ने बनाई थी? ये आपको ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी ने। किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। फिर है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 अकबर और हैमू के मध्य। नेक्स्ट है कौन से धर्म का प्रवर्तन, कौन से धर्म का प्रवर्तन और कब किया गया? तो ध्यान रखना है दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन अकबर ने किया था, और इस डेट को आपको ध्यान रखना है। फिर विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध है वो कब हुआ था? 18 जून 1576 को। ये डेट आपको अच्छे से क्लियरली याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखें, और बाकी आप सभी को सुनना है जो मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये अपने वही क्लास चल रही है, जब तक आता हूँ तब तक ये वर्ड सुनना है जो बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है लोहा और रक्त की नीति को लागू करने वाले शासक का क्या नाम था? तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर है बलबन। बलबन ने लोहा रक्त की जो नीति है उसका या उसी के आधार पे अपना शासन है वो चलाया था। नेक्स्ट देखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो ध्यान रखना है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और खानवा का युद्ध किन के मध्य? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप अंडरलाइन किया, मोस्ट कर ले इसको पीडीएफ के साथ। नेक्स्ट देखें, खानवा के युद्ध में, या खानवा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन ये बन रहा है कि बाबर ने खानवा युद्ध में कौन सी युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? अगर आपको याद है तो वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी बात है। और आगे देखिए मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ। तुगलुमा पद्धति है, जिस वजह से बाबर है इस युद्ध में सफल हुआ था। ये एक तरीका है जो उसने अपने युद्ध में खानवा के युद्ध में सांगा के साथ युद्ध में इसको अपनाया था। फिर ये नेक्स्ट जो कथन है आपको ये ध्यान रखना है कि किस शासक ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता? तो ये है शेरशाह सूरी। वेरी गुड, ये इसको इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है और रिपीट भी हो सकता है। अकबर ने इबादत खाना क्यों और कब बनवाया? तो अकबर ने इबादत खाना 1575 में बनवाया था, और ये किस वजह पे बनाया? तो आपको ध्यान रखना है विभिन्न धर्मों के ऊपर चर्चा करने के लिए, किस धर्म में कौन सी अच्छी बात है उनको चर्चा करने के लिए बनाया था। नेक्स्ट है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1566 में। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1566 में। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इंपॉर्टेंट, वो है कि मुगल बादशाह जहांगीर के समय ब्रिटिश राजदूत कौन से आए थे? यानी मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में कौन से 2 ब्रिटिश राजदूत हैं वो आए थे? तो ध्यान रखना है 2 इंपॉर्टेंट है, कैप्टन हॉकिंग्स और सर टॉमस रो। नेक्स्ट है
पुरंदर की संधि कब और किन के मध्य हुई? तो जून 1665 को है और राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य हुई थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि जस्ट मैंने आगे भी पूछा था, उससे रिलेटेड है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर वापस लगाया था, वो वापस कब लगाया? तो डेट ध्यान रखना है 1679 में, क्योंकि 1665 में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो जजिया कर जो समाप्त किया था वो अकबर ने किया था 1567 में, और इसी तरह से लगभग 100 साल के उपरांत हम देखें तो 1679 में वापस लगा दिया। किस मुगल शासक ने मंदिरों को ध्वस्त करने का यानी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है अमीरदेव चौहान के 2 विश्वासघात सेनापति के नाम बताना है। तो रतिपाल और रणमल, ये 2 ऐसे सैनिक थे जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए थे और अमीरदेव के साथ विश्वासघात किया था। फिर कब अलाउद्दीन है उसने रणथंबोर पर अधिकार कर लिया था? आपको ध्यान रखना 11 जुलाई 1301 को। फिर है न्याय की छतरी किसने और किस वजह पर बनाई थी? न्याय की छतरी के नाम से आपको ध्यान रखना है। तो हमीर ने अपने पिता जय सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंबोर में 32 खंभों की छतरी बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में मिल सकता है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नागौर दरबार कब आयोजित हुआ था? ये नागौर दरबार है 1576 में, और ये अकबर के द्वारा, क्योंकि अकबर है वो राजपूतों को या राजस्थान के जो प्रमुख सम्राट हैं उनको अधीनता स्वीकार कराने के लिए नागौर दरबार आयोजित किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 बार अपने मंत्रिमंडल या शिष्टमंडल है वो महाराणा प्रताप के पास भेजे। तो इसको अकॉर्डिंग क्रमानुसार बताना है। तो पहला शिष्टमंडल भेजा गया जलाल खां को भेजा था महाराणा प्रताप के साथ, मतलब कह सकते हैं उनके पास, वो भेजा गया था नवंबर 1572 में, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरी बार जून 1573 को मान सिंह को भेजा गया था प्रताप के पास अधीनता स्वीकार कराने के लिए, वो भी सफल नहीं हुए। और तीसरी बार अक्टूबर 1573 को आमेर के भगवान दास को भेजा गया, वो भी असफल रहे। और चौथी बार अंतिम में 1573 को दिसंबर टोडरमल को भेजा गया प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए, लेकिन सभी असफल रहे। तो इसी कारण 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किसी इतिहासकार ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली, या फिर एक ये प्रश्न आ सकता है दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखें, मेवाड़ के किस शासक को भूला बिसरा राज्य के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल अगर याद है तो राव चंद्र सेन, और इसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं की और बार बार ये अपने राज शासन में भटके, इसी तरह राव चंद्र सेन भी गुलामी स्वीकार नहीं की और पूरी तरह से आज़ादी प्राप्त या आज़ाद रहने के लिए भटकते रहे, आज़ादी बनाए रखनी अपनी। फिर है जय सिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं कहाँ पे बनाई थी? तो ध्यान रखना है जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन। और ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? जयपुर की वेधशाला है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर है शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है, तो इसलिए इजी वाला प्रश्न भी कभी कभार आ सकता है। और जैसे इंपॉर्टेंट बता ही रहा हूं, तो नेक्स्ट देखें कि कोडाना के किले को जीतने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? शिवाजी के द्वारा अपनी माता की इच्छा को अभिव्यक्त पूरा करने के लिए कोडाना किले को जीतने के लिए अपने सेनापतियों से कहा था, जिसमें वीर तानाजी मालछुरे ने कोडाना किला है वो जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है तीसरा लेसन है, और ध्यान रखना वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे और जो अपने सिलेबस में कम हुए हैं तो उनको मैंने ऐड नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, प्लासी का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? तो नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य प्यांशु कब हुआ था? 23 जून 1757। ये डेट याद रखना है और ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम है या नहीं है, फिर भी इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। और ये प्रश्न आया था कि प्लासी का जो अधूरा काम अंग्रेजों का था वो किस युद्ध में अंग्रेजों ने पूरा किया? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य 22 अक्टूबर 1764। ये डेट मेंशन है और याद रखना इसको। भारत का स्वतंत्रता समर पुस्तक किसकी है? विनायक दामोदर सावरकर। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई? 10 मई से, आपको ध्यान रखना है, ये डेट इंपॉर्टेंट है।
और आ सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर 1600। यहाँ पे 16 लिखा है, 00 गायब हो गया, तो ध्यान रखना ये 1600 है। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? मैसूर का शासक था। और बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखना है 80 वर्षीय कुंवर सरदार सिंह। यहाँ पे सरदार सिंह मिस हो चुका है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कुंवर सिंह आगे इसका नाम है और ये है सरदार सिंह। आगे नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। गोविंद गुरु ने कौन सा आंदोलन चलाया? भगत आंदोलन चलाया था। और कौन सी सभा की स्थापना की? संप सभा की स्थापना की थी। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो है निमुछड़ा आंदोलन कहाँ और कब हुआ था? ये प्रश्न बनता है। ये सुअरों की वजह से हुआ था और किसान इससे प्रभावित थे। ये अलवर में 1922 में हुआ था। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये प्रश्न आ सकता है। मेरे हिसाब से इसको डेट को ध्यान रखेंगे आप। 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड हुआ था। और इसमें ध्यान रखना ये किस वजह से हुआ था? तो अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू किया था, जिसमें सीधे शक के आधार पर अंग्रेजों ने भारतीयों को गिरफ्तार कर दिया गया। तो ये कब रॉलेट एक्ट वापस कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट है वो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 19 मार्च 1919 को स्थापित हुआ था। यानी इस तरह ये कानून बना था। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह कहाँ और किस कारण हुआ? 1769 में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों से ये सन्यासियों ने विद्रोह किया था, क्योंकि वहाँ पे खेती के साथ ही अपनी भक्ति प्रधान शैली को बनाए रखना चाहते थे। गांधी जी ने केसर ए हिंद, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आया हुआ है, आ भी सकता है। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि किस आंदोलन के दौरान लौटाई थी? तो असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन के साथ साथ शुरुआती हुआ था खिलाफत आंदोलन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सोरासोरी हत्याकांड कब हुआ था? ध्यान रखना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थान पर। और ये गोरखपुर कहाँ आया हुआ? यूपी के अंदर। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पीछे किस अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी का विचार? यानी ये एक तरह से जो कांग्रेस की स्थापना हुई, इसके पीछे एक अंग्रेज व्यक्ति का ही हाथ था। उस व्यक्ति का नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जलियांवाला हत्याकांड किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर वहां पे गोलियां चलाई गई? जनरल डायर। दांडी मार्च कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। ये ध्यान रखेंगे। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फोर्थ लेसन है और फोर्थ लेसन का नाम है विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास है और इसमें पहला ही प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? सर्वप्रथम इंग्लैंड से हुई। और इस औद्योगिक क्रांति से हुए 2 परिवर्तन बताइए। 2 परिवर्तन क्या हुए थे औद्योगिक क्रांति से? तो पहला परिवर्तन है उत्पादन के कार्य जो पहले हाथों से होते थे उसकी जगह मशीनों से, ऑटोमेटिक जो मशीन है उनसे काम होने लगे। और दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा परिवर्तन कि पैसे ज़्यादा लोगों के पास इकट्ठे हुए तो बैंक बनना, यानी बैंकों की स्थापना होनी शुरू हो गई। फिर है दूसरा प्रश्न, आपको उत्तर बताना है। जॉन के, यहाँ पे वापस बताया मैंने, आंसर आपको थोड़ा सा बता भी दिया है कि वस्त्र उद्योग में 2 आविष्कार कौन कौन से हुए? जो जॉन के ने फ्लाइट शटल लूम का आविष्कार किया था पहला, और पावर लूम का आविष्कार किया था एडमंड कार्टराइट ने। औद्योगिक क्रांति के 2 परिणाम बताना है। तो आर्थिक परिणाम भी हुए और राजनीतिक परिणाम भी हुए। फिर है फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने। किसने किया था? जॉन के ने। और ये वस्त्र उद्योग से संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है और ये आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण रूप में है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई, तो इसके 2 कारण बताइए। कि वैसे तो कारण बहुत से हैं, लेकिन आपको 2 ही कारण बताना है कि किस वजह पे इंग्लैंड में ये क्रांति हुई है। तो पहला है आपको बताना है कि इंग्लैंड में वहाँ के आसपास जो है ना लोहा और कोयले की खानें आसपास थी, तो इस तरह से उनको कच्चा माल सुलभता से मिल गया। और दूसरा वहाँ पे लोगों के पास पैसे थे, क्योंकि पैसे होते हैं तो इंडस्ट्री जो होती है यानी नए नए उद्योग लगना संभव हो पाता। तो 2 कारण है ये, आप इसको ध्यान रखें। औद्योगिक क्रांति का अर्थ बताइए। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? ये प्रश्न पूछा जाता है खाली जगह में या फिर ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आ सकता है। तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन और हाथों की जगह मशीनों का प्रयोग होने लगा, ये औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन हुआ। अब नेक्स्ट लेसन है 5वां, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? जनता का शासन। ठीक है ना, ये सिर्फ अर्थ बताना है। और आपको अब बताना है कि आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है?
आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है आर्थिक क्षेत्र में, यानी व्यक्ति है जो आर्थिक क्षेत्र में अपनी बेसिक जरूरत पूरी कर सके, उसको अपने कमाने की रोजगार मिल सके, इतना उसको लोकतंत्र के द्वारा सुविधा दी जाए। लोकतंत्र की दो विशेषता बताना है। तो पहली विशेषता जो मैंने बताई थी, जनता का शासन है। लोकतंत्र किसका शासन है? जनता का शासन है। और दूसरा है, इस लोकतंत्र को बनाया किन्होंने? जनता के द्वारा बनाया है और ये जनता के लिए काम करता है। तो इस तरह से यह इनकी विशेषता है लोकतंत्र की। फिर है लोकतंत्र के दो गुण और दो दोष बताना है। तो लोकतंत्र के होने से जो शासन है वो अच्छे से चलता है, यानी कार्यकुशल शासन होता है। और दूसरा है, लोकतंत्र जहाँ पर है वहाँ पे क्रांति नहीं होती, यानी क्रांति बहुत कम संभावना होती है कि क्रांति हो जाए। और दोष क्या है लोकतंत्र का? ये बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाते, एक तो ये कारण है। दूसरा, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए लोकतंत्र का दुरुपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दो परिस्थितियां बताना है कि वे दो कंडीशन बताइए जिससे लोकतंत्र है वो किसी भी राज्य में सफल हो सकता है। तो पहला है, लोकतंत्र सफल हो इसके लिए क्या होना चाहिए? शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा, आर्थिक समानता की स्थापना, यानी पैसों को लेकर इतना भेदभाव नहीं हो कि एक तो अंबानी हो जाए और दूसरा भीख मांगने जैसी स्थिति हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लगभग इक्वल समानता होनी चाहिए और शिक्षित व जागरूक समाज होना चाहिए और जनमत का निर्माण होना चाहिए। फिर लोकतांत्रिक शासन के दो रूप बताना है, राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र। वैसे चार है, आपको दो ही बताना है क्योंकि अति महत्वपूर्ण में आपको शॉर्ट पूछा जाएगा। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो प्रमुख भेद बताइए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो प्रमुख भेद है, अप्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा है प्रत्यक्ष या मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये दो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो 6 लेसन है अपने बुक्स का वो है, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत संसद की स्थापना की गई है कि भारत के लिए एक संसद होगी? ये कौन सा अनुच्छेद कैसा है? अनुच्छेद 79। फिर संसद की योग्यता बताना है। तो संसद की योग्यता वैसे नॉर्मली सबको पता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना, वो लाभ के पद पर होना चाहिए, बहुत सारी होती है, लेकिन आपको दो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि वह लोकसभा का सदस्य बने तो उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, और राज्यसभा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा मिस्टेक से प्रिंट हो गया है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। लोकसभा के वर्तमान पदाधिकारी का नाम, वर्तमान एक पदाधिकारी जो अध्यक्ष होता है और उस अध्यक्ष का नाम वर्तमान में है ओम बिरला। क्या नाम है? ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष के दो प्रमुख कार्य बताना है। तो पहला कार्य बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा में जो बैठक होती है या जो समितियां उनकी बैठकों की लोकसभा अध्यक्षता करता है। और दूसरा महत्वपूर्ण है, किसी भी विधेयक पर वह निर्णय लेता है, यानी धन विधेयक है या नहीं तो इस पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको ध्यान रखना है, धन विधेयक पर निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का गठन होता है? 80। राष्ट्रपति कितने सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है? 12 सदस्य। ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न डेफिनेटली आएंगे, ऐसा लगता है, संभावना है इसकी। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कौन सी पद्धति के द्वारा होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जिसको सभापति कहते हैं, और वर्तमान में वेंकैया नायडू है। कौन से अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में ही रखा जाता है? कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि धन विधेयक वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र में लोकसभा में रखा जाएगा? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 के तहत संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों की बैठक शामिल होती है और बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है? 368। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल औपचारिक प्रधान का होता है। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? पीएम और मंत्रिपरिषद के पास। संसद की कार्यपालिका शक्ति यानी मतलब केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी पद्धति के द्वारा होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत पद्धति। कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है? अनुच्छेद, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद यहाँ पे 352 है। कितना है?
अनुच्छेद 352 है, ये मिसप्रिंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 352। फिर है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 और राज्यसभा में 12, इसको ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के लिए कार्य करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी? अनुच्छेद 53। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता बताना है, तो योग्यता में आप ध्यान रखेंगे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली कंडीशन तो है कि वह 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, 5 वर्ष तक उसने काम किया हो, या दूसरा कंडीशन है कि कम से कम वह उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। और तीसरा, या फिर ये 2 कंडीशन नहीं है तो तीसरी कंडीशन ये है कि वह राष्ट्रपति की नज़र में कानून विधिवेता हो, यानी कानून का महत्वपूर्ण नॉलेज ज्ञाता हो, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मंत्री परिषद में कितने श्रेणी के मंत्री होते हैं? तो 3 श्रेणी के मंत्री है जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है। पहला है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 अब तक कितनी बार लागू हो चुका है? 3 बार, अनुच्छेद 1962, 71 और 75। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की शक्तियां होती है? 2 प्रकार की शक्तियां हैं, सामान्यकालीन शक्ति और संकटकालीन शक्ति। सामान्यकालीन और संकटकालीन को आपातकालीन भी बोलते हैं। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के आधार पर पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 तो केंद्र शासित और 28 राज्य हैं जो वर्तमान में कश्मीर है उसको केंद्र शासित बना दिया और राज्य से हटा दिया गया है। लास्ट अपना जो कह सकते हैं इस पीडीएफ का टॉपिक है राज्य सरकार के बारे में। और आप इस वीडियो से जो सीख रहे हैं तो इसको बाकी अपने 10th क्लास के स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, और जो भी हेल्प चाहिए तो ये जो वीडियो लिंक है या जो नाम है इस वीडियो पे आप आए और आपको हेल्प मिल जाएगी। वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? यानी राज्यों में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी। ऐसे कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं जो आपको ध्यान रखना है। और इसकी एक ट्रिक भी है जो इस वीडियो इस चैनल पे एक वीडियो है जहाँ पे लिंक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें, विधान मंडल का प्रथम सदन या निम्न सदन किसे कहते हैं? विधानसभा को। विधानसभा में अधिकतम न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 60। राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है और विधान परिषद में टोटल विधान परिषद की संख्या का 1/6 सदस्य, कितना? 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ये आप इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, जो हम देख रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। विधानसभा का चुनाव किस पद्धति पर होता है? साधारण बहुमत पद्धति के द्वारा। और विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी भी लाभ पद पर न हो और पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। और फिर इसके अलावा क्या है कि संसद समय पर जो डिसाइड करता है वो योग्यता का पालन है वो सदस्य करना चाहिए। और विधानसभा के अध्यक्ष के 2 कार्य बताना है। तो धन विधेयक के बारे में निर्णय देता है और विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन होता है? कौन से अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन होता है? अनुच्छेद 169 के तहत। विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? यानी विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो विधान परिषद के यानी राज्य की जो विधानसभा है, राज्य में जो विधानसभा है उस विधानसभा की 1/3, मान लीजिए जैसे 200 सीटें हैं अगर राजस्थान की विधानसभा में, तो उसका 1/3 66 के आसपास होता है, उतने हो सकते हैं और न्यूनतम 40 से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। विधान परिषद के सदस्य की जो योग्यता है, विधान परिषद का सदस्य सेम टू सेम योग्यता है, सिर्फ विधानसभा और विधान परिषद में ध्यान रखना कि विधानसभा का 25 वर्ष होना चाहिए और विधान परिषद का 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। फिर किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर मंत्री परिषद को
नियुक्त करता है। तो आपको ध्यान रखना है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो अनुच्छेद 166। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 166 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। भारत में किस तरह की न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका। न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता बताइए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक वो न्यायिक पद पर रह चुका हो। और तीसरा है उच्च न्यायालय का वह 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का कम से कम 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रह चुका हो, महाधिवक्ता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 62 वर्ष। वो 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। और उच्च न्यायालय के गठन, यानी हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा या 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर रहता है? राष्ट्रपति की। नेक्स्ट है राज्य की विधानसभा तथा विधान परिषद के मुख्य पदाधिकारियों के नाम। तो विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद में 2, सभापति और उपसभापति। और जनसंख्या वृद्धि के बावजूद विधानसभा में जो सदस्य संख्या वर्तमान में है, ऐसी ही संख्या कितने समय तक, यानी कब तक रह सकती है? 2026 तक यही संख्या विधान परिषद में रहती है। राज्यपाल पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो राज्यपाल पद के लिए आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है किन्हीं 2 परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिसके द्वारा विधानसभा के सदस्य जाते किसी भी सदस्य को, यानी विधानसभा से हटाया जा सकता है। किस कंडीशन पर? तो विधानमंडल के दोनों सदनों का अगर कोई व्यक्ति सदस्य है तो उसको एक सदस्य वो हटा दिया जाएगा, यानी एक की उसके सदस्य त्यागनी पड़ेगी। और दूसरा अगर सदस्य विधानमंडल के संबंधित सदन से बैठक से 60 दिन तक बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहता है, तब उसे अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ध्यान रखना है। इसी तरह से ये जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे ही वीडियो को या ऐसे ही PDF अगर आप और चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे अपने क्लासमेट को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी अब की बार बोर्ड एग्जाम में छोटे क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। तो इसलिए ये PDF आप डाउनलोड प्रिंट करके इसको याद कर लें, या प्रिंट करके या याद करोगे उससे बेटर है इस वीडियो को आप लाइव देखें, ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।